हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर और पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों, आपने इन चैप्टर्स की वीडियोस पहले भी देखी हुई हैं। हमने लगभग 12 से 15 वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें हमने जितने भी 8 चैप्टर आपके टर्म 1 एग्जाम में आ रहे हैं उनके आरडी शर्मा के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब उधर डाले हुए हैं। उनमें आपके जितने भी सैंपल पेपर हैं उनके क्वेश्चंस भी हैं और सीबीएसई ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को भी उधर सॉल्व करवाया गया है। उन वीडियोस को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको बहुत ही क्वेश्चंस करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने और अपडेट करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस को और अलग सेलेक्ट किया हुआ है। हम बच्चों अभी लगभग 4 वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें हम पेयर वाइज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक होगी, चैप्टर 3 6 की एक होगी, 7 और 8 की एक होगी, 12 और 15 की वीडियो एक होगी। अभी इनमें किसी में आपको 20 प्लस क्वेश्चन है, किसी में 30 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो उन वीडियो से थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये थोड़े से आपको टिपिकल क्वेश्चन और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आपको इन वीडियोस में मिलने वाले हैं। आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। एनसीईआरटी करने के बाद, बेसिक्स को समझने के बाद अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। हमारा मानना ये बच्चों जरूरी नहीं कि आप 1000 क्वेश्चन करो। हमारा मानना है कि आप भले ही 100 क्वेश्चंस करो, लेकिन उन 100 क्वेश्चंस के विद एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरीके से समझ के करो, जिससे कि उन पर बेस्ड जो भी आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। आपको ऑप्शन के हिसाब से ही तो जज करना है, आपको रिटन एग्जाम तो देना नहीं है। तो बच्चों, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बेटर हो जाएगी तो आप इजीली तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में और इसके आगे आने वाली 3 वीडियोस में हम इसी पर फोकस रखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा सा स्पीड हम ज्यादा रखेंगे। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप स्पीड कम कर कर भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो कंप्लीट वॉच करना। 2 या 4 क्वेश्चन से ये अजम्पशन मत लगाना कि वीडियो इजी है या टफ है। आप पूरा देखना और क्वेश्चंस को या तो नोट करना, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो 2 या 3 बार देखना, जिससे कि क्वेश्चंस स्टेबल रूप में आपके मन में सेटल हो जाए। ठीक है ना। तो अभी इन बातों का ध्यान रखते हुए, और समय बहुत कम है, आपके एग्जाम जो है बिल्कुल आपके सिर पर है, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 4 क्वेश्चंस रखे हुए हैं और ये 4 क्वेश्चंस आपको, इन चारों में से लगभग एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा और आपके बेसिक्स को अच्छा करेगा। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको ये बताना है कि अगर नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, एक ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं है और एक इरेशनल नंबर, और उनका प्रोडक्ट आपको बताना है कि क्या आता है। तो क्या हमेशा रेशनल आता है, या रेशनल और इरेशनल, या इरेशनल या जीरो। आप ना कोई एक नंबर असाइन कर लीजिए। जैसे आपने प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो आपने लिया, मान लिया रेशनल नंबर 2 ले लिया, और इरेशनल नंबर आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे सपोज करिए आपने इरेशनल नंबर √3 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 2√3, तो ये ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर लीजिए, यही ले लीजिए, और एक इरेशनल नंबर लीजिए, यह ले लीजिए। अब इनको प्लस करोगे तो ये क्या आएगा आंसर, ये भी हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ऑलवेज इरेशनल नंबर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट रेशनल नंबर। आपको 2 अलग अलग इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करना है। जैसे सपोज करिए आपने लिया, जैसे सपोज करिए आपने ले लिया, एक तो ले लिया √2 और आपने एक ले लिया √3। तो जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, √6 आएगा। ठीक, आपने, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, आप ये भी तो ले सकते हो, जैसे √2 - 3 है। जैसे मान लीजिए √2 - 3, एक नंबर ये लिया, दूसरा नंबर आपने √2 + 3 ले लिया। ध्यान से देखना, अब ये दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। अगर आप इन दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a - b × a + b, तो आपका क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर आ जाएगा -7। मतलब ये एक रेशनल नंबर आंसर निकल के आ गया। मतलब आपने ये देखा कि जब 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है, और यहां पर भी 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनल आंसर निकल के आ रहा है।
तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, इसलिए बोथ ऑफ द अबव, रेशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। अब आपको लग रहा है कि यहां पर क्या ऐसे ऑप्शन नहीं बन सकते, आप ट्राई करके देख लीजिए, नहीं बनेंगे। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ इरेशनल नंबर की जगह आपको बोथ ऑफ अबव भी तो हो सकता है, तो देखिए आपने कोई रेशनल नंबर इस तरीके से मान लिया, जैसे आपने रेशनल नंबर यही ले लिया, ठीक है ना, मान लीजिए 2 आपने एक रेशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर आपने मान के चलिए आपने √3 - 2 ले लिया। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपने ऐड किया तो देखो 2 से 2 कट गया, अभी भी आपका आंसर क्या आया, इरेशनल नंबर ही आया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का ऑलवेज इरेशनल, और सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल का भी इरेशनल आंसर आएगा, और यहाँ बोथ ऑफ द अबव। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, आपको दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करना है। जैसे सपोज करिए आप इन दोनों को ही ले लीजिए, √2 + √3, तो आपको ये ऐड होके √5 नहीं बनता है, ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, √2 - 3 और √2 + 3, तो देखो 3 से 3 कट गया, √2 + 2 √2, तो ये आपका आ गया 2√2, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो आपको लग रहा होगा कि इरेशनल होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपने 2 - √3 और 2 + √3 इनको ऐड किया, ये भी तो दोनों इरेशनल नंबर है, और इनको जब आपने ऐड किया तो √3 से √3 कट गया, 2 और 2 कितना आ गया, 4, तो ये तो रेशनल आ गया। तो आपने क्या देखा, दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। मुझे पूरा विश्वास है इन चारों क्वेश्चंस को करने के बाद अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है आपसे, आपको ना इन वीडियोस में डिफरेंट क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन जो कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट बात बताकर जाएगा। देखो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x, आपको बोल रहे हैं कि एलसीएम बताना है आपको x और y का, जहां पर y इज अ मल्टीपल ऑफ x। इस मल्टीपल ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट की। एक बात बताओ, आपसे बोल रहा है y इज अ मल्टीपल ऑफ x, मतलब y मल्टीपल है x का। जैसे आपको मैं कहूं मुझे बताओ 2 के मल्टीपल बताओ, तो आप क्या कहोगे, 2 के मल्टीपल हैं 2 1 जा 2, 2 के मल्टीपल हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 के मल्टीपल हैं कौन, 2 4 6। वैसे ही x का मल्टीपल कौन है, y है, x का मल्टीपल कौन है, y, इट मींस y जो है वो बड़ा बनेगा। जैसे 2 का मल्टीपल 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है, 2 का मल्टीपल 6 है, तो ये 2 4 6 या तो बराबर हैं या उससे बड़े हैं। एक बात क्लियर हुई, ठीक। अब आप एक बात बताओ, जैसे मैंने 2 और 4 ले लिया, अब जैसे 4 मल्टीपल है किसका, 2 का, तो अब इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 4। एलसीएम हमेशा बड़ा और एचसीएफ हमेशा छोटा आता है, ठीक। तो यहां पर आपका एलसीएम आ गया 4। इसी तरीके से अब आप इजीली तरीके से मुझे आंसर बता सकते हो कि अगर y मल्टीपल है x का तो इसका एलसीएम क्या होगा, बड़ा, और बड़ा क्या है, y, तो इसका एलसीएम क्या होगा, y। अगर आपसे पूछता ये बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो x आता। अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लिविंग रिमाइंडर्स, आपने क्या करना है, एक नंबर है, अगर उस नंबर से हम 398 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है, अगर उसी नंबर से 436 को डिवाइड करते हैं तो 11 बचता है, उसी से 542 को डिवाइड करते हैं तो 15 बचता है। तो बताओ वो कौन सा नंबर है। या तो बच्चों आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करो, 398 में से 7 घटा दो, 436 में से 11 घटा दो, 542 में से 15, जो आंसर आए उसका HCF निकाल दो, ठीक। तो या फिर आप ऑप्शन से ट्राई करके देख लो, पहले 17 से भाग करो तीनों को, नहीं आ रहा है तो 11 से करो, 34 से 45 से करो। तो देखो 398 से 7 को अगर आप घटाओगे तो 391 मिलेगा आपको, अगर 436 से 11 को घटाओगे तो आपको 425 मिलेगा, 425।
542 में से 15 घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो आपका 527। अब आपको इनका HCF निकालना है और HCF ही आपका आंसर होगा। देखो पहले 17 से भाग करके देख लेते हैं क्या इस तीनों नंबर 17 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं होंगे। देखो 17 दूनी 34 और 34 और 5 39, 17 तिया 51, तो ये डिवाइड हो जाएगा 17 से और आंसर देगा 17 दूनी 34, 2 5 17 तिया 51। तो 17 से 391 डिवाइड हो रहा है। 17 से 425 को भी देख लेते हैं। तो 17 दूनी 34 और 34 और 8 17 पंजे 85, ये भी डिवाइड हो रहा है। 527 को देख लेते हैं। 17 तिया 51, 17 एकम 17, तो इसका आंसर जो है ना 17 ही हो जाना है। नहीं तो आप HCF निकाल लेना, आपको आता है फैक्टर करके HCF निकालना। देखो फॉर सम इंटीजर p एवरी ऑड इंटीजर, आपको ऑलवेज ध्यान रखना है जो ऑड इंटीजर होते हैं वो हमेशा 2p+1 की फॉर्म में होते हैं, 2p+1 की फॉर्म में होते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो इक्वलाइट डिवीजन लेमा का क्वेश्चन आ गया, इक्वल्स टू bq + r, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b। ये बेसिक बात है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है, तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। अगर एवरी ऑड की बात कर रहे हैं 2p+1, अगर इवन की बात करते तो 2p के साथ आप जाते। अगला क्वेश्चन, m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, m² - 1 8 से डिवाइड होता है क्या जब m इवन होगा, क्या ऑड होगा, या नेचुरल होगा, या होल होगा। तो देखते हैं। अगर इवन होगा तो m की वैल्यू जैसे आपने सपोज करो 6 ले ली, तो 6 का स्क्वायर 36 - 1 35, तो 35 तो 8 से डिवाइड होता नहीं है। अब आपने ऑड ले लिया, जैसे 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 करोगे 48, 8 से डिवाइड होता है, तो आपका m क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। देखो नेचुरल होगा नहीं क्योंकि नेचुरल के अंदर इवन भी आता है, होल होगा नहीं क्योंकि होल के अंदर इवन भी आता है। मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना। अभी बने रहिए इसी वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। देखो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 3/16। आपको हर टाइप का एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है। देखो डेसिमल एक्सपेंशन से क्वेश्चन आ गया, आपको पता होना चाहिए। वैसे हम आपको डिटेल वीडियो जो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वहां जाके देखोगे तो वहां पर ये बात बता दी गई थी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या होता है। सुनो ध्यान से। अभी आपने ये समझना है 3/16 आपके पास एक नंबर है, ये कितनी डिजिट के बाद, कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ना जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर निकालना है। तो 16 का फैक्टर 2 की पावर 4 होता है, तो यहां पर कितनी पावर है 4, तो ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद जो है टर्मिनेट होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा जब ही करना है पहले ऊपर और नीचे आपको सिंपल कर लेना है। अगर ऊपर नीचे ये कट रहा होता तो आपको काटना है जब डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने हैं। ठीक, अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये एक थ्योरम भी एनसीईआरटी में है। आपको बताना है कि टी एक प्राइम नंबर है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या इससे रिजल्ट निकलता है। तो बच्चों थ्योरम है, आपने प्रूफ किए भी होंगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन, तो आपने रिमेंबर रखना है इफ टी डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर टी डी डिवाइड्स करता है बी स्क्वायर को तो इट इंप्लाइज दैट टी आल्सो डिवाइड्स बी। मतलब ये आपका ए ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। अगर टी बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये इंप्लाइज करता है कि बी भी टी से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम दो नंबर्स का 693 और एचसीएफ आपको निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ मैंने a, b नहीं लिखा है, वो आप जानते हैं। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 693 और एचसीएफ हमें निकालना है और नंबर क्या है 77 इंटू 99। अब आप 693 को उधर डिवाइड में ले जाइए। जब आप डिवाइड में लेके जाओगे तो देखो 77 इंटू 99 डिवाइड बाय 693। अब इसको ऊपर नीचे आप 11 से काट दीजिए। देखो 11 से काटोगे 7 टाइम्स, 11 से काटोगे 11 छक्के 66, 3 11 तिया 33। अब इसको 7 से काट दीजिए 9 बार और 9 से काट दीजिए 11 बार, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए। देखो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू में एन दे रखा है, और एलसीएम तीनों का क्या आता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो आपको एन की वैल्यू बतानी है, गलत मत करना। देखो, हमेशा एलसीएम जब आता है बच्चों, तो एलसीएम में नंबर की हाईएस्ट पावर ली जाती है। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 आया। अब देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर n है, और यहाँ 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी ली गई है 2। तो यहां पर 3 की हाईएस्ट पावर 2 होती, जब भी तो वहां 3 की पावर 2 आता, क्योंकि यहाँ 3 है और 3 है, तो यहाँ 3 की पावर n है, तो इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, हियर n इज 2। तो आपने बी ऑप्शन लगा दिया। क्या कहते हो, मजा आया कि नहीं आया? आया तो बताना कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, आप जब तक एंजॉय करिए वीडियो में। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर एंड में क्या आएगा, तो आप n की वैल्यू 1 रखिए। जब यहाँ 1 रखोगे तो 6 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा। अब यहाँ 2 रख लीजिए, तो देखो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 11 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो एंड में क्या आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। अगर बच्चों एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर हैं, इसका मतलब वो दोनों नंबर भी इक्वल होने चाहिए, जब भी आपका आंसर एचसीएफ और एलसीएम का बराबर निकल के आएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, इसमें गलती मत करना, चाहो तो एग्जांपल लेके ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 से बोल रहे हैं 12 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर। 12 की पावर n, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए? मतलब आपको इसमें n की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो और फिर उसको सॉल्व करो, तो क्या कभी ऐसा होगा यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए? तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपने एनसीईआरटी में ऐसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है आपने थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, और आपने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है 6 की पावर n वाला। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसको अगर n की जगह यहाँ पुट कर दें तो आपका यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से अक्सर कर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर जो है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक अपने आप से जो डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, कितने फैक्टर्स होते हैं 2। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, मुझे बताना कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पाई पाई कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक। और एक और क्वेश्चन मुझे बताना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ये भी बताना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, आप उनको इजीली तरीके से डिडक्ट कर सकें, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उन्हें कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब कोप्राइम नंबर तुम्हें पता चल गया। अब इन कोप्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट 117 है तो एलसीएम क्या होगा? तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे सपोज करो एक 3 है और एक 4 है, ये दोनों कोप्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा? इनका एलसीएम आएगा 3 इंटू 4, मतलब इनके प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां पर भी सेम वही होगा कि अगर दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो है 117 है, तो उन दोनों का एलसीएम क्या होगा? वही होगा, वह प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसलिए उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 117। अगर एचसीएफ की बात करते तो 1 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो देखो 65 और 117, 65 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 13 पंजे 65। अब 117 के फैक्टर अगर आप निकालोगे तो आपने ध्यान से देखना है कि 7 और 2 9, 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9 और 9 2 3 9 27, तो 3 और 13, 13 39 और 4 12 आपका आ गया। अब इनका HCF कितना आ गया? 13 आ गया। तो जो HCF है ना वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब
HCF इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो -117 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 130, और 65 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना, अक्सर कर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर। देखो ये एलसीएम है और ये एचसीएफ आपको दे रखा है। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। बच्चों ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल का प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग उसे छोड़ें, उससे अच्छा है कि आप यहाँ सीख कर जाएं। कैसे करना है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता हूं। देखो आपको पहले तो ये समझना है कि ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका एलसीएम भी ये आ जाए और उनका एचसीएफ भी यही निकल के आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एचसीएफ ध्यान रखना है। एचसीएफ कितना है 7, ठीक है। तो हर नंबर जो होता है अगर एचसीएफ 7 निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों नंबर जो भी रहे होंगे उनमें 7 एक फैक्टर जरूर होगा। तो मैंने माना, जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर x मान लिया और एक नंबर y मान लिया, अब x में भी 7 रहा होगा और y में भी 7 रहा होगा। जब मैंने दो नंबर और कहा मैंने HCF 7 है तो उनका फैक्टर 7 एक रहा होगा। अब 7 जरूरी है, 7 के साथ कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि वो a होंगे और यहां मैंने मान लिया कि वो b होंगे, ठीक। अब दो नंबर हमारे पास x और y मिल चुके हैं। एक बात बताओ, आप ही बताना भाई, एक बात बताओ, क्या आप नहीं जानते, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू इनके एलसीएम इनटू इनके एचसीएफ के बराबर होता है। अब एक बात बताओ, 7 से 7 कट गया तो a इंटू बी 1000 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 7 या 21। तो अब आपको ए बी बराबर 143, मतलब आप ये देखिए कि कितने ऐसे पेयर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई 143 आता है। तो देखो एक पेयर तो है 1 और 143, दोनों का मल्टीप्लाई 143 आएगा। 2 नहीं हो सकता, 3, 3 चौके 12, 13 14 2, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 से देख लें, 11 कम 11 11 13, तो 11 इंटू 13, तो एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं बच्चों, दो पेयर बन सकते हैं। मैं अगर क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ कितने कितने नॉन प्राइम पेयर बन सकते हैं। मतलब नॉन प्राइम, मैंने कहा प्राइम नहीं होना चाहिए, मैंने कहा कि हाँ नॉन प्राइम पेयर कितने बन सकते हैं। तो नॉन प्राइम पेयर कितने होंगे, एक होगा जो प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइम तो ये भी है, ये भी है, दोनों प्राइम पेयर बनेंगे, इसका मतलब दोनों ही पेयर प्राइम होंगे, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और वो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही बनेंगे। तो यहाँ फिर तो जीरो हो जाता, अगर नॉन प्राइम की बात करते तो जीरो हो जाता, कोई भी पेयर नहीं आता। ये दोनों जो है ये भी प्राइम हो जाएगा और ये भी प्राइम हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर 2 है, ठीक है ना। अगर नॉन प्राइम की बात करता तो जीरो हो जाता। अगला क्वेश्चन सुनिए, इफ P इज द प्राइम, P कोई प्राइम नंबर है और HCF और LCM P और P+1 का हमें बताना है। जैसे आप ये मान लो P कोई प्राइम है, तो मैंने मान लिया प्राइम नंबर 3 है और 3 में +1 कर दिया तो 4 आ गया। अब बोल रहे हैं इनका HCF बता दो, तो आप जानते हो दो प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो HCF कितना होता है, 1 होता है। HCF कितना होता है, 1, और LCM कितना होता है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया था। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, हम आशा कर रहे हैं आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है बच्चों, 4 bells toll at interval 10 15 20 30 second, if they all toll together at 10 am, at what time will it tell to first time after 10 am। बच्चों प्रश्न HCF और LCM वाले में आप डाउट में आ जाते हो, तो आपने क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़कर आपको पहले सेंस बनाना है। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये फील होता है कि आंसर छोटा निकल के आएगा, तो वहां पर आप HCF, अगर पढ़कर ये पता चलता है कि आंसर बड़ा आएगा तो आप LCM निकालोगे। मतलब आपको बोला है कि 4 बैल हैं जो आपके 10 15 20 30 सेकंड के इंटरवल पर बैल होती हैं। अब ये बताओ आपने 10 बजे इनको एक साथ बैल किया, तो अब ये नेक्स्ट टाइम कब जाके बैल होंगी एक साथ, तो कहीं ना कहीं 10 या 15 या 20 या 30 सेकंड के बाद ही बैल होंगी, इससे पहले तो बैल हो नहीं सकती। कॉमन सेंस लगाइए,
तो यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है, क्योंकि बड़ा आंसर चाहिए। तो बड़ा आंसर निकालने के लिए आपको एलसीएम चाहिए होता है। तो 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 30 60 होता है। तो इन चारों का एलसीएम कितना होता है? 60 सेकेंड्स। इन चारों का एलसीएम आएगा 60 सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड्स को मिनट में लिखोगे तो 1 मिनट। तो अब बताना है कि 10:01 पर ये जो है बेल रिंग करेगी। तो 10:01 ऑप्शन ए है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो पॉलिनोमियल वह नहीं होता जिसमें पावर, ध्यान से समझना, वेरिएबल की पावर ABCD XYZ, इनकी पावर अगर आपकी नेगेटिव हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो देखो यहां पर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना? अब आगे समझे। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है लाइन, तो इसका मतलब वो लीनियर है, उसकी एक जीरो निकलेगी। अगर 2 पॉइंट पर तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है, मोर देन 3 है तो पॉलिनोमियल है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए वो कैसी होगी? लीनियर होगी। अगर किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट करती है एक पॉइंट पर तो लीनियर होगी। अगला देखिए, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 + √3, जब भी बच्चों रूट वाला जीरो आपको दे रखा हो, जैसे 2 + √3 है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसका दूसरा जीरो ना, इसका इसका जो रूट का सामने वाला जो साइन होता है उसको चेंज करके निकल के आता है। ठीक है ना? जैसे आप रेशनलाइजिंग द फैक्टर 9th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ कुछ उस तरीके से। तो अगर 2 + √3 इसका एक जीरो है, तो दूसरा जीरो इसको क्या होगा? 2 - √3। बात खत्म। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बड़े प्रोसेस से जाना पड़ेगा, इसलिए आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं वो हर रियल नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। अब जीरो पॉलिनोमियल की जीरोस एवरी रियल नंबर हो सकता है, बात ट्रू है। मतलब जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x × 0। अब x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1.5 कुछ भी रख दो, आंसर तो जीरो ही आएगा। तो एवरी रियल नंबर हो सकता है। अगला समझिए, इफ जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल आर सच दैट, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस इस तरीके से दे रखी हैं। अक्सर कर आपने ये देखा होगा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, या आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा का है, तो गलती मत करना। देन द वैल्यू ऑफ के, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा अगर 1 के बराबर है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमें क्या पता है, तो हमें इन पॉलिनोमियल की हेल्प से केवल ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a, इसका यूज यहाँ किस तरीके से कर सकते हैं? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात यह है कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन देखें तो आप हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। इधर भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इधर भी 1 का स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू तो c/a है, लेकिन यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो बच्चों एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, क्या? ध्यान से देखो, इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये वाला एज इट इज -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a, -b/a का स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब एक बात बताओ, -b, यहां पर b की वैल्यू क्या? -7, तो b की जगह -7 तो माइनस माइनस +7, और a की वैल्यू क्या? 1, तो यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/1, मतलब k इक्वल्स टू 1। 7 का स्क्वायर 49 -4k इक्वल्स टू 1, 49 - 1 equals to 4k, 48/4 equals to 12. What is the value of k? It is 12.
नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, इसका ग्राफ हमें बताना है, इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मान लिया स्ट्रेट लाइन है, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो एक बात सुन लो, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना तो उसका y जीरो होगा। आप कहोगे यहाँ y तो है ही नहीं, लेकिन ये p ऑफ x लिख रहा है, यही तो y होता है। तो देखो ध्यान से, y बराबर 2x माइनस 1 में अगर आपने y को जीरो रख दिया तो 2x माइनस वन इधर आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2x, तो 1/2 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब सुनो आगे, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -5 and 2, हमें ऐसे पॉलिनोमियल बताने हैं जिनकी -5 और 2 दो जीरोस होती हों। आप कभी भी गलती मत करना, आपने देखा कि दो जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टिक लगा देते हैं, या फिर जिसकी 2 ऐसे पॉलिनोमियल हम 2 लगा देते हैं, या ऐसे पॉलिनोमियल हम 1 लगा देते हैं जिसकी कि यही दो जीरोस होती हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए, आपको ये बताना है ऐसे कितने पॉलिनोमियल हैं जिनकी जीरोस -5 और 2 होती है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है। क्यों इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने ये एक रिलेशन तो पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब अगर अल्फा की वैल्यू आप -5 रख देते हो तो -5, बीटा कितना है 2, और यहां पर भी -10 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 3, 3x माइनस 10। अब ये बताओ, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई, जिसका चाहे उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके जीरोस आएंगे वो बाद में कटने के बाद -5 और 2 ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं, मतलब मोर देन 4 पॉलिनोमियल बन सकते हैं। बात समझना, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस -5 और 2 आएंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस -5 और 2 आएंगे। अगर मैं इसको 3 से कर दूं, 1.5 से कर दूं, तो सबके पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस होंगे वो -5 और 2 ही आएंगे। तो ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, मोर देन 4 बनाए जा सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखिए आगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -2, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 और -2 हैं तो a और b की वैल्यू बतानी है। एक बात समझिए, आपने बताना है कि अगर 2 इसका जीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिनको पुट करने से हमारा आंसर 0 आ जाता हो, उन x की वैल्यूज को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो यहां अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो यहां 2 पुट करने का मतलब है कि 2a और 2 बन जा 2 प्लस b, बात ध्यान से समझना, बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b बराबर -6। ये एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं तब भी मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो -2 पुट करोगे तो 4, और -2 करोगे तो -2a -2 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो -2a प्लस b बराबर -2, 4 में से 2 घटाओगे 2, प्लस का उधर जाके माइनस। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दो, तो देखो b इक्वल्स टू -2, 2 से 2 कट गया, b प्लस b कितना हो गया 2b, और -8, तो b की वैल्यू आ गई -4। b की वैल्यू -4 पुट कर दो यहाँ, तो -2a -4 -2, तो -2a -4 इधर जाके प्लस, 4 में से 2 गए तो 2, तो a की वैल्यू आ गई -1। तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -4, ए ऑप्शन सही है। If the zeros of the polynomial are a upon b, a और ab, then value of a। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपने 3 रिलेशन पढ़े होंगे, तीनों रिलेशन में एक बार लिख देता हूं, आपने ध्यान रखना है। रिलेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो देखो ये 3 जीरोस हैं, तो इन तीनों जीरोस का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो तीनों का मल्टीप्लाई -d/a के बराबर होगा। तो d की वैल्यू कितनी है -16, तो ये -16, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2।
बी से बी कट गया, ए इंटू ए की पावर 3 और 8 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब आपने इधर देखना है, इफ a माइनस बी एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं तो एक बात बताओ, आपको पता है ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, तो आप नहीं जानते अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब a माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा -2। अब देखो b से b कट गया तो a प्लस ए कितना हो गया 2a, तो 2a इक्वल्स टू -2, तो ये आ गया -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगला देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे कि 3 इसका 0 हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहां x की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 या 15 प्लस 4 9 4 13 -15 -2, आपका रिमाइंडर आ रहा है -2। अगर आप इसमें -2 और ऐड कर, सॉरी आपको -2 हटाना है, तो अगर आप यहां 2 और प्लस कर दो, तो 2 अगर आप प्लस कर दोगे तो ये -2 नहीं आएगा, बात समझनी है। इसमें -2 को हटाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें व्हाट शुड बी एडेड, हम इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो हमारा जो है रिमाइंडर 0 आएगा और 3 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों अभी कुछ और क्वेश्चन रह गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर p इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज बताने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव का साइन आप देख रहे हैं, तो आपको एक बात रिमेंबर रखनी है कि p जो है वो आपका एक जैसा है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो p है। तो अब आपको ये बताना है कि इस जीरो के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो कैसे आएंगे। तो आप क्या करोगे, आप ना या तो आप p की वैल्यू कुछ मान के देख लेना, जैसे आपने p की वैल्यू कुछ भी मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मान ली, और अब कुछ भी मान लेना, जैसे एक्स स्क्वायर -12 मान ली। तो आप क्या देखोगे, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जब इनमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये पाओगे कि आपके जो जीरोज हैं वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आएंगे। आप क्या पाओगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएंगे, वो हमेशा कैसे आएंगे, वो नेगेटिव ही आएंगे। मतलब यहां देखो साइन एक जैसा है ना, जब साइन एक जैसा होता है तो आप ये समझिए कि आपके जो जीरोज होते हैं वो पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, देखो इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। अब आपको लग रहा होगा ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया, ये फोर्थ चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4 है उसमें डिस्क्रिमिनेंट पढ़ोगे, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये इक्वल जीरोस पर हम ये फॉलो करते हैं क्या, कि b का स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो इसका मतलब 2ac। अब एक बात बताओ, ये b की वैल्यू 2 रूट में ac है, तो a अगर पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, बिल्कुल। अगर a नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तब भी रूट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर a पॉजिटिव हो गया, अगर a पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और रूट में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो गई और b c की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब a और c का साइन सेम होगा। तो आपको ये बताना है कि इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल जब होंगे जब a एंड c हैव द सेम साइन, जब a और c का सेम साइन होगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन इसको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि ये फोर्थ चैप्टर में जाके आप समझोगे टर्म 2 में। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो साइन दोनों के सेम है, जब साइन दोनों के सेम है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर दोनों ही नेगेटिव
आएंगे, जीरोस दोनों ही नेगेटिव आएंगे। बच्चों इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है विद इन 40 मिनट्स, और हमने बहुत ही आसान तरीके से किया है, बिल्कुल भी फास्ट तरीके से नहीं किया है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद जितनी भी हमने 12 से 15 वीडियो जो हर चैप्टर की बना के डाली हुई है, उन वीडियोस को पढ़ लीजिए, उनसे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। उनको पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है और क्वेश्चंस करने चाहिए तो ये क्वेश्चंस भी कर लीजिए, ये 3-4 वीडियोस और अच्छी तरीके से कर लेना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप ज्यादा के चक्कर में मत रहिए कि मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, नहीं। जितना पढ़ रहे हो उसे स्टेबल रूप में पढ़िए, गैप ले लेकर पढ़िए, जिससे कि आपके दिमाग में स्थायी रहे, ठीक है ना। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जितनी भी आपकी रीच है उतना आप शेयर करना, ठीक है ना, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो और फुर्ती से आपके लिए लेके आए, ठीक है ना। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।